कहानी की शुरुआत होती है एक्ट्रेस जेना जेनेरो से, जो दर्द से चीख रही होती है। वह फोन पर किसी से घबराकर कहती है, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। उसके पैर पर बड़े बड़े काले उभरे हुए फोड़े जैसे निशान निकल आए हैं। वह खुद ही उन्हें काटकर हटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। कुछ ही पल बाद एक रहस्यमयी आदमी जेना की हत्या कर देता है। थोड़ी ही देर में उसकी गुमशुदगी की खबरें हर जगह फैलने लगती हैं। इसके बाद कहानी दूसरी एक्ट्रेस सामंथा लेक पर आ जाती है। वह एक नई फिल्म के रोल के लिए डायरेक्टर से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ऑडिशन देने आए बाकी सभी लोग उससे काफी छोटे और ज्यादा फिट हैं। वहीं उसकी मुलाकात क्लोई नाम की एक लड़की से होती है। करीब 10 साल पहले सामंथा उसी क्लोई की बेबीसिटर हुआ करती थी। सामंथा अंदर जाती है। उसे लगा था कि सिर्फ डायरेक्टर से मुलाकात होगी, लेकिन डायरेक्टर वहां होता ही नहीं। ऑडिशन लेने वाले लोग उससे कहते हैं कि उसे भी बाकी सभी की तरह ऑडिशन देना होगा। ऑडिशन के बाद सामंथा घर लौटती है। उसे सोरायसिस है और वह उसकी दवाइयां ले रही होती है। वह बाथटब में बैठकर रोने लगती है। उसने ऑडिशन पैनल की बातें चोरी छिपे रिकॉर्ड कर ली थी, जहां वे कह रहे थे कि सामंथा अब 40 साल की हो चुकी है और स्टूडियो उसे साइन नहीं करेगा। आखिर वही होता है, उसे रोल नहीं मिलता। उल्टा उसे सलाह दी जाती है कि वह अपना वजन कम करे और मार्केट में मौजूद नए नए ट्रीटमेंट्स ट्राई करे। इन्हीं में से एक है शेल क्लिनिक, जो इस तरह के इलाज के लिए काफी मशहूर है। वहां से निकलते समय सामंथा की नजर हर तरफ लगे शेल क्लिनिक के विज्ञापनों पर पड़ती है। बाद में वह अपनी दोस्त लीडिया से इसके बारे में पूछती है। लीडिया भी इस क्लिनिक के इलाज के बारे में सुन चुकी होती है। कुछ समय बाद सामंथा एक डेट पर जाती है। सामने वाला लड़का उसे पहचान कर कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सामंथा बताती है कि वह पहले एक मशहूर टीवी शो में काम करती थी, लेकिन शो का नाम सुनते ही लड़का कह देता है, अरे हाँ, वो तो बहुत बेकार शो था। टैक्सी में दोनों करीब आते हैं। तभी लड़का सामंथा को छूता है और उसके सोरायसिस के निशान देख लेता है। जैसे ही उसे इसका पता चलता है, वह तुरंत वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर सामंथा टीवी पर शेल कंपनी की सीईओ जोई शैनन का इंटरव्यू देखती है। जोई की उम्र 68 साल है, लेकिन उसे देखकर कोई भी उसकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। अगले ही दिन सामंथा शेल क्लिनिक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उससे एक एनडीए यानी गोपनीयता समझौते पर साइन करवाया जाता है। क्लिनिक के को फाउंडर डॉक्टर थैडियस ब्रांड उसे समझाते हैं कि दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जैसे जेलीफिश और लॉबस्टर, जिनमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है, क्योंकि उनके शरीर में एक खास एंजाइम होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने उसी एंजाइम का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन इंसानों के लिए तैयार किया है, जो उम्र बढ़ने के सारे निशानों को खत्म कर सकता है। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले सामंथा की नजर क्लोई पर पड़ती है। उसे देखकर वह डर जाती है और क्लिनिक छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती। सामंथा कहती है कि उसे यह सब बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे एक ऐसे मरीज की तस्वीरें दिखाते हैं जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया था, लेकिन उनके इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गया। वह कहते हैं, नहीं, हमारा इलाज त्वचा को बेहद तेजी से ठीक करता है। इससे तुम्हारा सोरायसिस भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सामंथा पूछती है, क्या इसमें कोई खतरा है? डॉक्टर जवाब देते हैं, ये एक सर्जरी है, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर तुम अगले 20 साल तक नियमित रूप से हमारा इलाज कराती रही, तो आज जैसी दिख रही हो वैसी ही दिखती रहोगी। आखिरकार सामंथा इलाज के लिए तैयार हो जाती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से क्लोई से होती है। क्लोई बताती है कि उसे पहले वाला फिल्म रोल मिल गया था, लेकिन अब वह फिल्म नहीं करेगी, क्योंकि उसे कैटवुमन का रोल मिलने वाला है। इलाज से पहले सामंथा काफी घबराई हुई होती है। तब क्लोई उसे याद दिलाती है, जब मैं छोटी थी और तुम मुझे स्विमिंग क्लास लेकर जाती थी, तब मैं बहुत डरती थी। उस समय तुमने मुझसे कहा था, शायद तुम उतनी डरी हुई नहीं हो जितना तुम खुद सोच रही हो। आज भी जब मैं डरती हूँ तो खुद से यही बात कहती हूँ। अब वही बात क्लोई सामंथा से कहती है। इसके बाद सामंथा इलाज करवाती है। उस पर अलग अलग तरह की लेजर थेरेपी की जाती है। इलाज खत्म होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ सफल रहा और उसका सोरायसिस भी पूरी तरह ठीक हो गया है। अब वह घर जा सकती है। नतीजा देखकर सामंथा बेहद खुश हो जाती है। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ समय बाद उसे जोई शैनन की क्रिसमस पार्टी का निमंत्रण मिलता है। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत से जिम में वर्कआउट करने लगती है। शाम को वह पार्टी में पहुंचती है। वहां दूर से वह जोई को देख रही होती है। तभी जोई भी उसे देख लेती है और खुद उसके पास आ जाती है।
जोई कहती है, मैं क्लिनिक में ही तुमसे मिलना चाहती थी। जब मेरी माँ बीमार थी तब हम दोनों तुम्हारा शो देखा करते थे और तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। फिर जोई बताती है कि उनके इलाज से इंसान की हाइट भी थोड़ी बढ़ जाती है। सामंथा को इस बात की पहले कोई जानकारी नहीं थी। डिनर के दौरान जोई उसे खास तवज्जो देती है, लेकिन जैसे ही सामंथा खाना खाती है उसे पता चलता है कि वह खाना जोई की पुरानी उतरी हुई त्वचा से बनाया गया है। जोई मुस्कुराकर कहती है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। सामंथा मजबूरी में खाना खाती रहती है। खाने के बाद वह जोई के घर में घूमने लगती है। तभी एक कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। वह झांक कर देखती है, लेकिन तभी जोई उसे देख लेती है। सामंथा कहती है, मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अपनी बिल्ली को खाना खिलाना है, लेकिन जोई उसे जाने नहीं देती। वह कहती है, मुझे याद है इलाज का पहला महीना मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार समय था, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? सामंथा हाँ कहती है, लेकिन साथ ही बताती है कि उसे हमेशा लगता है कि वह यहाँ फिट नहीं बैठती। वह हमेशा वही लड़की रही है जिसके कपड़ों में कहीं न कहीं दाग होता है या दांतों में खाना फंसा रहता है। जोई उसके दांत देखकर कहती है, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तुम बेवजह अपने बारे में इतना मत सोचो। फिर वह सामंथा से कहती है कि वह कुछ देर एक कमरे में अकेले रहकर खुद को एंजॉय करे। करीब 3 महीने बाद सामंथा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी बन चुकी होती है। अब उसकी और जोई की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। दोनों अक्सर साथ समय बिताती हैं। एक दिन जोई उसे अपना एक राज बताती है। वह कहती है, मेरा असली सरनेम शैनन नहीं, जिल्ट है। सामंथा भी हंसते हुए कहती है, मेरा नाम भी असली नहीं है। दोनों इस बात पर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन एक दिन लीडिया सामंथा की गर्दन पर एक छोटा सा काला उभरा हुआ निशान देखती है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे निकाल देते हैं और कहते हैं, मैं इसकी जांच करवा देता हूँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही वह सामंथा को कुछ दवाइयाँ और अपना फोन नंबर भी दे देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह सीधे उनसे संपर्क कर सके। लेकिन क्लिनिक से निकलने के बाद सामंथा को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचते ही 2 पुलिस अधिकारी उससे मिलने आते हैं। वे उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं। क्लोई लापता हो चुकी है। पुलिस बताती है कि क्लोई के परिवार वालों ने कहा था कि हाल ही में क्लोई और सामंथा की फिर से मुलाकात हुई थी। वे कहते हैं, अगर क्लोई का कोई भी फोन आए तो तुरंत पुलिस को खबर देना। सामंथा यह पूरी बात जोई को बताती है। जोई कहती है, हो सकता है वे असली पुलिस वाले ही ना हों, शायद मेरे प्रतियोगी हों जो मेरे ग्राहकों को डराकर जानकारी हासिल करना चाहते हों। लेकिन सामंथा कहती है, बस इतना पता करवा दो कि क्लोई सुरक्षित है या नहीं, मुझे सिर्फ यही जानना है। जोई जवाब देती है, बिल्कुल, मैं पता करवाती हूँ। इसी बीच सामंथा अपनी कलाई पर भी एक काला उभरा हुआ निशान देखती है। नहाते समय उसे अपनी पीठ पर भी ऐसे कई काले निशान दिखाई देते हैं। तभी घर के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। डरी हुई सामंथा बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसकी बिल्लियों ने वाइन गिरा दी थी। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ क्लोई होती है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और वे लोग हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। अगले दिन सामंथा की खुजली पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब ये काले काले उभरे हुए निशान सामंथा के पैरों पर भी दिखाई देने लगते हैं। जब सामंथा अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाती है तभी अचानक उसे उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से काला पदार्थ निकलकर सीधे उसके को एक्टर पर गिर जाता है। वह एक पत्रकार को भी पूरी तरह उसी काले पदार्थ से ढक देती है। इसके बाद सामंथा जाकर अपने वैनिटी रूम में बैठ जाती है। तभी जोई उससे मिलने आती है। सामंथा उसे अपने शरीर पर निकले काले निशान दिखाती है। जोई कहती है कि हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वह सामंथा को अपने साथ वहां से ले जाती है। जब दोनों जोई के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तब सामंथा को पता चलता है कि डॉक्टर ह्यूबर्ट को नौकरी से निकाल दिया गया है। सामंथा क्लोई के बारे में पूछती है। जोई जवाब देती है, वो पेरिस शिफ्ट हो गई है। जैसे ही जोई वहां से निकलती है सामंथा चुपके से बाथरूम में जाकर उन दोनों पुलिस अधिकारियों को फोन कर देती है। बाहर आते ही जोई पूछती है, तुमने किसे फोन किया? सामंथा कहती है, नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। जोई कहती है, अपना फोन मुझे दिखाओ। लेकिन सामंथा कहती है, मुझे अस्पताल जाना है। फिर वह जोई से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखना चाहती हो? जोई कहती है, तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। लेकिन सामंथा जवाब देती है, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इस पर जोई कहती है, ये ठीक नहीं है, तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हो। अगर तुम इस हालत में बाहर चली गई तो मेरी कंपनी के शेयरों का क्या होगा, मेरे ब्रांड का क्या होगा? इतना सुनते ही सामंथा गुस्से में जोई के चेहरे पर चाय फेंक देती है और वहां से निकल जाती है। उसकी दोस्त लीडिया उसकी मदद के लिए आती है। दोनों जोई के ड्राइवर से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में सामंथा कार रुकवाती है और लीडिया को वहीं छोड़कर खुद उन दोनों पुलिस अधिकारियों से मिलने चली जाती है। लेकिन बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वे दोनों भी जोई के लिए ही काम करते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा सकते हैं और तुम्हें ठीक भी कर सकते हैं।
इसी वजह से हम क्लोई को भी ढूंढ रहे थे। तभी बाहर जोई का ड्राइवर भी अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। सामंथा बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अंदर जाती है और वहां से भाग निकलती है। एक पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन सामंथा टैक्सी पकड़कर वहां से निकल जाती है। वह टैक्सी ऑटोमेटिक होती है और सिर्फ 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। इतनी धीमी स्पीड पर पुलिस आसानी से उसे पकड़ सकती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसकी टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। उधर सामंथा रास्ता बदल देती है और वहां से बच निकलती है। वह सीधे डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास पहुंचती है। वह उन्हें अपने शरीर पर निकले काले निशान दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत क्लिनिक जाना होगा, लेकिन सामंथा कहती है नहीं, इलाज यहीं करो। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे दर्द की दवा देते हैं, फिर बाथटब में एक खास घोल तैयार करते हैं और सामंथा के चेहरे पर सांस लेने वाला मास्क लगा देते हैं। इसके बाद उसे उसी घोल में लिटा दिया जाता है। इलाज के दौरान सामंथा दर्द से बुरी तरह तड़पती रहती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सारे काले निशान गायब हो चुके होते हैं। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। वह उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहां से जाते हैं, सामंथा की नजर एक दवा पर पड़ती है जिस पर क्लोई का नाम लिखा होता है। जब वह डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है तो ह्यूबर्ट बताते हैं कि क्लोई भी उसकी तरह मदद मांगने उनके पास आई थी। इसी दौरान दोनों के बीच रिश्ता बन गया। डॉक्टर कहते हैं, आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे वह अब जैसी भी हो। सामंथा पूछती है, उसके साथ क्या हुआ? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? तभी सामंथा को एहसास होता है कि क्लोई यहीं कहीं मौजूद है। वह जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगती है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सामंथा अपनी पॉकेट नाइफ से उन पर हमला कर देती है। एक कमरे में क्लोई बंद होती है। सिर्फ उसकी एक झलक देखकर ही सामंथा डर जाती है, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो देखती है कि डॉक्टर ह्यूबर्ट को भी पीछे से किसी ने मार दिया है। इसके बाद सामंथा का भी अपहरण कर लिया जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने शेल कंपनी का वकील और कंपनी के फाउंडर डॉक्टर थैडियस ब्रांड बैठे होते हैं। वकील कहता है क्लोई सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। फिर वह कहता है कि इन सभी साइड इफेक्ट्स का जिक्र उन्होंने एनडीए में पहले ही कर दिया था, लेकिन अब सामंथा को उस एनडीए की कोई परवाह नहीं होती। वह कहती है कि वह बाहर जाकर पूरी कंपनी का सच दुनिया के सामने लाएगी। उसी समय जोई वहां आ जाती है। वह कहती है, जो करना है करो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सोरायसिस भी वापस आ जाएगा। इसके बाद वे सामंथा को हमेशा के लिए मुफ्त इलाज और कंपनी के कुछ शेयर देने का ऑफर देते हैं ताकि वह चुप रहे। जोई कहती है, ऑफर मान लो सैम, तुम्हारे पास अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने वाली एक मजबूत महिला बनने का मौका है। लेकिन सामंथा जवाब देती है, क्यों? मुझे क्यों फर्क पड़े कि मैं खूबसूरत दिखती हूँ या नहीं? अब उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ खूबसूरत दिखना ही सब कुछ नहीं होता। जोई जैसे लोग लोगों को यही यकीन दिलाते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। सामंथा जोई को उसके असली नाम जोई जिल्ट से बुलाती है और उसका ऑफर ठुकरा देती है। इसके बाद जोई क्लोई को वहां लाने का आदेश देती है। डॉक्टर ब्रांड बताते हैं कि क्लोई के मामले में लॉबस्टर वाले एंजाइम उसके इंसानी सेल्स पर पूरी तरह हावी हो गए। इसी वजह से क्लोई अब पूरी तरह एक विशाल लॉबस्टर में बदल चुकी है और उसके लिए क्लिनिक में रहना ही बेहतर है। क्लोई सामंथा को देख लेती है। जोई को लगता है कि कांच नहीं टूटेगा, लेकिन क्लोई कांच तोड़कर बाहर निकल आती है। वह सबसे पहले डॉक्टर ब्रांड और कंपनी के वकील को मार डालती है। सामंथा वहां से भागने लगती है। जोई उसके पीछे दौड़ पड़ती है। भागते हुए सामंथा को वहीं लीडिया भी बंद मिली। वह उसे आजाद कर देती है। उसी समय जोई का ड्राइवर वहां पहुंच जाता है, लेकिन अगले ही पल क्लोई उसे भी मार डालती है। अब सामंथा और लीडिया दोनों जोई से बचकर भागने लगते हैं। जोई हाथ में इलेक्ट्रिक टेजर लेकर सामंथा को ढूंढ रही होती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हें उस फिल्म में रोल मैंने दिलवाया था, क्योंकि इस इलाज के बाद तुम्हें कोई काम देने वाला नहीं था। तभी सामंथा पीछे से जोई पर हमला कर देती है, लेकिन उसी वक्त क्लोई फिर से वहां पहुंच जाती है। वह धीरे धीरे सामंथा की तरफ बढ़ती है। खुद को बचाने के लिए जोई एक कांच की ट्यूब के अंदर छिप जाती है, लेकिन क्लोई जाकर उसी मशीन का सिस्टम चालू कर देती है। जोई लगातार सामंथा का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन सामंथा सिर्फ खड़ी होकर देखती रहती है कि कैसे उस ट्यूब के अंदर लेजर की वजह से जोई जिंदा जल जाती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। अब सामंथा फिर से एक सफल एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही होती है। उसने पूरी दुनिया के सामने शेल कंपनी का सच उजागर कर दिया। हालांकि शेल कंपनी आज भी मुनाफे में चल रही होती है, लेकिन अब सामंथा को इन झूठे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बिल्कुल परवाह नहीं रही। आज भी कभी कभी उसके दांतों में खाना फंस जाता है, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।